हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। हमारा राज्य विधायिका वाला चैप्टर चल रहा था जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, भाग 6 में पढ़ रहे थे, उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय हमारा भाग चल रहा था 6, जिसमें हमने राज्य विधायिका कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उससे आगे का उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, वो वाला इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, हमने शुरू किया था भाग 6। ठीक है, पार्ट 6। भाग 6 कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? भाग 6 आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। ठीक है, भाग 6 जिसमें राज्य का वर्णन है, जिसे राज्यों का संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट राज्य के बारे में दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? आर्टिकल 152 से लेके 237 तक हमारा भाग 6 है। ठीक, इसके बाद इसको 5 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, पहला अध्याय, ठीक, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक, इसका नाम साधारण है। साधारण भाग 6 साधारण। ठीक है, भाग 6 का पहला अध्याय जिसे साधारण नाम से डिफाइन किया गया है। इसमें क्या है? इसमें डेफिनेशन दी गई है राज्य की, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 152। ठीक है, आर्टिकल 152 अध्याय 1। उसके बाद आता है अध्याय 2, अध्याय 2 सेकंड। ठीक है, जिसमें कार्यपालिका यानी स्टेट की एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। ठीक, खाली कार्यपालिका लिख रही हूं, कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक। आर्टिकल 167 तक, जिसमें राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल मैंने आपको सब पढ़ा दिया। ठीक, ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद आता है अध्याय 3, अध्याय 3 जिसमें राज्य की विधायिका के संबंध में प्रावधान किया गया है, लेजिस्लेचर। ठीक है, राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212। आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने संसद पढ़ी थी, ऐसे ही राज्य की विधायिका है। ठीक, फिर इसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में दिया गया है राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति का मतलब क्या है? राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति। विधि बनाने की शक्ति कब उसे प्राप्त होती है? जब वो अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 के तहत। तो ये अध्याय 4 में दिया गया है, भाग 6 के अध्याय 4 में दिया गया है आर्टिकल 213, जिसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति दी गई है। सेम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने राष्ट्रपति की पढ़ी थी। ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्ति या हम कहेंगे अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, किसमें दिया गया है? आर्टिकल 213 में। आर्टिकल 213 में। ठीक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब सत्र नहीं चलेगा विधानसभा का, विधान परिषद का सत्र नहीं चलेगा, तो राज्यपाल एक अस्थायी कानून लाएंगे कुछ समय के लिए। उसको क्या बोलते हैं? अध्यादेश उसको बोलते हैं अध्यादेश। जब सत्र नहीं चल रहा है तो वो 6 महीने तक लागू रहेगा। जैसे ही पहली बैठक होगी विधानसभा की, तो 1 सप्ताह के अंदर उसका अनुमोदन कराना जरूरी है। अनुमोदित हो जाता है तो कानून बनता है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, अध्यादेश बिल्कुल ऐसा ही है जैसे राष्ट्रपति के बारे में है। आपको नहीं पता है तो राष्ट्रपति वाले में आप जाके देख सकते हैं। ठीक, 4 चैप्टर हमारे पूरे हो गए। भाग 6 के 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5, जिसमें प्रावधान किया गया है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, यानी भारत के उच्च न्यायालय। भारत के उच्च न्यायालय कहाँ से? आर्टिकल 213 पे हमने ऑर्डिनेंस पढ़ा। ठीक, ये शुरू होगा 214 से लेके 232 तक। आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 232 तक। फिर इसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसको अगले लेसन में कंप्लीट करेंगे, अगले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाई कोर्ट।
अब इसको समझते हैं। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालय की व्यवस्था आप देखते हैं, ठीक। वेरियस हमारे पास 28 राज्य हैं, सब में क्या है, उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आपको एक चीज़ क्लियर कट पता होनी चाहिए, हमने जो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था ली है, यानी सुप्रीम कोर्ट की हमने जो व्यवस्था ली है, वो कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था ली है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन उच्च न्यायालय भारत में पहले से अस्तित्व में थे, ठीक है। उच्च न्यायालय का अस्तित्व यानी हाई कोर्ट का अस्तित्व पहले से था। कैसे, ये नोट करके लिखेंगे आप। (1861) के अधिनियम में, ठीक है, जब ब्रिटिश रूल था तब 3 जगह, ठीक, 3 प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। इसमें 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, यानी उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कहाँ पर, 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता में, ठीक है, मुंबई, बॉम्बे यानी बम्बई और मद्रास। इन तीनों में 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक। फिर इसके बाद 1866 में, पहले तो 3 उच्च न्यायालय यहाँ बन गए 3 प्रेसिडेंसियों में। उसके बाद इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, ठीक है। सबसे पहला कब आया भारत में, 1861 में, 3 प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फिर उसके बाद 1866 में, 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय बनाया गया। फिर उसके बाद हम जो वर्तमान उच्च न्यायालयों की व्यवस्था देखते हैं, वर्तमान जो हमारे यहाँ 25 उच्च न्यायालय हैं, वो उसकी व्यवस्था कहाँ से आई, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। हमने जो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था ली है वो कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। लेकिन जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो कहाँ से ली है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक, पढ़ाया है मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हमने यहीं से लिया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भारत शासन अधिनियम पर आधारित है वर्तमान में। तो उनमें से एक है हमारा हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर। इतना समझ में आया कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत में पहले से थी, 1861 में पहली बार स्थापित किया गया, फिर उसको बढ़ाया गया 1866 में, और वर्तमान में जो हम 25 हाई कोर्ट्स देखते हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था कहाँ से की गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल उच्च न्यायालय की व्यवस्था भाग 6 में, भाग का ध्यान रखना है, भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेके 232 तक। अब आपको सारे आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना जरूरी होता है, सारा का रिवाइज भी नहीं हो पाता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, जब ये एग्जाम क्रैक होता है। लेकिन मैं आपको सारे सीरियल वाइज पढ़ा दूंगी ताकि आपको लगे कुछ भी नहीं छूटा है। फिर उसके बाद लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब शुरू करेंगे हाई कोर्ट के संबंध में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं संविधान में, उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना दी गई है। आर्टिकल 214 में क्या दिया गया है, उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, जिसकी व्यवस्था संसद द्वारा की जाएगी, ठीक है। संसद को अधिकार है न्यायालय की स्थापना करने का, ठीक है। किसमें दी गई है स्थापना, स्टैब्लिशमेंट किसमें दिया गया है, आर्टिकल 214 में, ठीक। ये व्यवस्था याद रखनी है कि हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। स्थापना में मैंने आपको बता दिया प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, जिसकी व्यवस्था कौन करेगी, संसद। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, वो ही आपको नोट करने हैं। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। गठन, ठीक है, गठन का मतलब है ये किस किस से मिलकर बनेगा, ठीक। गठन में आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन। पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और जितने भी जजेस होते हैं,
ठीक है, उनसे मिलकर बनेगा हमारा क्या, उच्च न्यायालय। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है, उच्चतम न्यायालय के गठन में हमने 33 न्यायाधीशों से मिलकर बन रहा था। उच्चतम न्यायालय का जो गठन हो रहा था जिसमें कितने थे, एक चीफ जस्टिस थे और 32 न्यायाधीश थे। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं की गई है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि जैसा राष्ट्रपति निश्चित समझे वहाँ की संख्या हो सकती है। किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी राज्य में कम है। सबसे ज़्यादा जजेस की संख्या कहाँ पर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय में संख्या निर्धारित नहीं की गई है, जजेस की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं, बाकी जजेस कितने होंगे ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और आप डिफरेंस कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट में जितनी संख्या होनी है जजेस की, उसका निर्धारण कौन करता है, संसद। लेकिन हाई कोर्ट्स में निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। इतना समझ में आ गया, गठन समझ में आ गया, किस कौन से आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 216 में गठन दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 217। नेक्स्ट है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, नियुक्ति। अब ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर करके पढ़ेंगे। पहला कंपैरिजन मैंने आपको यहाँ बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या निश्चित की गई है, 33 जज होंगे, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की संख्या निश्चित नहीं की गई है, जैसा राष्ट्रपति आवश्यक समझे। ठीक है, उनकी संख्या कौन निश्चित करते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 217 जिसमें नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नियुक्ति के संबंध में पहला आता है योग्यता। नियुक्ति किसके आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर। योग्यता क्या क्या दी गई है, भारत के नागरिक हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो। ठीक है, भारत के नागरिक हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहे हो, यानी वकालत की हो। समझ में आया, ये 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं योग्यता के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्यकाल। इसी में कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें उनकी आयु को बताया गया है कि 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहेंगे। कितने साल कार्य करेंगे इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है। ठीक है, अवधि नहीं दी गई है, सिर्फ इतना कहा है कि 62 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। तो कितने आयु तक कार्य करेंगे, 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कितना था, 65 वर्ष। ठीक है, कंपैरेटिव पढ़ना है, कंपैरिजन जब होता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए पहले से ही कंपैरिजन करके रखना है। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष था, यहाँ 62 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर अवधि नहीं दी गई है 5 साल, 6 साल, 7 साल। ठीक है, सिर्फ 62 वर्ष। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है त्याग पत्र। वो अपने समय से पूर्व अपने पद को भी तो छोड़ सकते हैं, दैट मीन्स त्याग पत्र दे सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। अब इतना समझ में आया। अब आपको योग्यता समझ में आएगी, कार्यकाल और त्यागपत्र के संबंध में। अब ये समझिए नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। अब इसे नियुक्ति को समझिए कैसे नियुक्ति होती है। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, आर्टिकल 217 में नियुक्ति। अब नियुक्ति को समझेंगे, नियुक्ति कैसे होती है। देखो, राष्ट्रपति को करनी है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल। देखो, नियुक्ति किस किस की होनी है, एक तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर केवल नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आता है, लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के, वो अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेते हैं। ठीक, आपस में कॉलेजियम, जो इनका कॉलेजियम बना हुआ है, आपस में सलाह लेते हैं। राज्यपाल की सलाह ली जाती है, फिर दोनों मिलकर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। समझ में आया? किसकी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक, जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, फिर उसके बाद जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो जो हाई कोर्ट के संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी सलाह ली जाएगी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस राज्य के
उनकी भी सलाह ली जाएगी। तो नियुक्ति समझ में आई, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जाएगी नियुक्ति तो इन दोनों की सलाह ली जाएगी, जब अन्य न्यायाधीशों की कराई जाएगी तो इन तीनों की सलाह ली जाएगी। समझ में आ गया? नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और त्याग पत्र भी किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को। देन आता है आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 जिसमें शपथ दी गई है। आर्टिकल 219 में शपथ दी गई है। अब ध्यान रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, तो शपथ कौन दिलाएगा? शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक, ये जो अंतर है ना, इसको ध्यान रखना। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे। राज्यपाल को कौन दिला रहा था? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगे या राज्यपाल द्वारा कोई अन्य व्यक्ति जो नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि राज्यपाल, क्या हो रहा है इसमें, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। समझ में आया? आर्टिकल 219 में शपथ दी गई, शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट आर्टिकल 221, आर्टिकल 221, आर्टिकल 221 वेतन का प्रावधान करता है। ठीक है, आर्टिकल 221 क्या प्रावधान करता है? वेतन। वेतन, अब आपको ध्यान रखना है, इनको वेतन दो तरीके से दिया जाता है। ठीक है, वेतन का प्रावधान जो है दो तरीके से। अब आप ध्यान रखिए, जब वेतन और पेंशन जब वो काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई जज हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो उनको जो वेतन दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा? यूपी की संचित निधि से, यानी कि जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं उसकी संचित निधि से उनको वेतन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जजेस का ट्रांसफ़र होता रहता है, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होगा उस राज्य की संचित निधि से वेतन उनको मिलेगा। वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं? राज्य की संचित निधि से। ध्यान रखना, वेतन कहाँ से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से। ये पीछे पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए जोर दे के समझा रही हूँ, संचित निधि से। नेक्स्ट आता है पेंशन। ठीक है, पेंशन। ठीक, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। पेंशन कहाँ से दी जाएगी? भारत की संचित निधि से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। अब आपको इसका वाई पूछना है कि ऐसा क्यों। अभी मैंने आपको बताया उनका ट्रांसफ़र हुआ, किसी दिन कुछ टाइम यूपी में काम किया, फिर उसके बाद मान लीजिए वेस्ट बंगाल चले गए, बिहार आ गए, तो अलग अलग राज्यों में काम किया ना उन्होंने, तो इसीलिए पेंशन जो उनको मिलेगी वो भारत की संचित निधि से मिलेगी। ठीक है, ताकि कोई भी आगे ये मुद्दा ना बने। ठीक है, कि किस राज्य को पेंशन देनी है, किस राज्य को नहीं देनी, क्योंकि ट्रांसफ़र भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसीलिए सब चीज़ काम जब राष्ट्रपति हो रहे हैं तो पेंशन भी कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से दी जाती है, जबकि वेतन उस राज्य की संचित निधि से दी जाएगी जहाँ पर वो काम करेंगे। समझ में आया? आर्टिकल 221, साफ नहीं दिख रहा होगा, आर्टिकल 221। देन आता है आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 प्रावधान करता है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। ठीक है, किस जज को किस राज्य में किस हाई कोर्ट में भेजना है, इसका प्रावधान कौन करेगा? ये इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति स्थानांतरण करते हैं हाई कोर्ट के जजेस का। समझ में आया? जो किस में दिया गया है? आर्टिकल 222 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 223। आर्टिकल 223 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रावधान करता है कार्यकारी न्यायाधीश, यानी कि जब मुख्य न्यायाधीश, लेकिन मैंने इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा है यहाँ पर, कभी इसमें से कुछ आपसे टर्म पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब होता है, इसमें दिया गया है कार्यकारी न्यायाधीश। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है या वो अपना काम करने में कुछ समय के लिए असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति उनके स्थान पर कुछ टाइम पीरियड के लिए अन्य न्यायाधीशों में से, उसी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में से नियुक्ति करेंगे
कुछ काम उस टाइम पीरियड पर काम करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्यकारी न्यायाधीश। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैंने इसको इसलिए नोट डाउन करा है, क्या अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करते। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे, और हाई कोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल केवल शपथ दिलाएंगे, बाकी जितना काम करेंगे कौन करेंगे, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 231। इसके बाद ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 प्रावधान करता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, संसद, ध्यान रखना है, राज्य विधायिका नहीं, क्योंकि राज्य विधायिका का जो एरिया है कितना है, अपने राज्य तक सीमित है। राज्य विधायिका अपने राज्य के लिए विधि बना सकती है, दूसरे राज्य के लिए विधि नहीं बना सकती। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर एक साझा न्यायालय बनाना है तो कौन बनाएगा, संसद। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी साझा न्यायालय की बात आएगी तो कौन बनाएगा, संसद। तो संसद को आर्टिकल 231 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, ये संघ शासित प्रदेशों के लिए एक साझा न्यायालय, साझा न्यायालय, जैसे हम वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप का कोलकाता, ठीक है, तमिलनाडु पौंडीचेरी के लिए क्या है, चेन्नई हाई कोर्ट, केरल और लक्षद्वीप के लिए केरल हाई कोर्ट है। तो साझा न्यायालय हो गए ना, साझे 2 के लिए, तो इसीलिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों के लिए, ठीक है, साझे न्यायालय की व्यवस्था, साझा न्यायालय की व्यवस्था कौन करेगा, कौन करेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, संसद। ठीक है, क्योंकि एक राज्य का क्षेत्र अपने ही राज्य तक सीमित होता है, अन्य राज्यों के लिए वो लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, किसमें दिया गया है, आर्टिकल 231। इसके साथ आपका हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब मैं आपको एक रिवाइज करा रही हूँ, फिर उसके बाद हम पीडीएफ से समझेंगे। ये नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की व्यवस्था भाग 6 में की गई है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक की गई है, आर्टिकल 214 से 232 तक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। हमारे भारत में पहले से उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है, लेकिन उच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत में पहले से विद्यमान थी। सर्वप्रथम 1861 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में प्रेसिडेंसी जो थी हमारी, उसमें उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। देन उसके बाद 1861 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय बनाया गया। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने वर्तमान स्ट्रक्चर लिया हाई कोर्ट्स का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 214 इंपॉर्टेंट है, जिसमें उच्चतम उच्च न्यायालय की स्थापना दी गई है। फिर उसके बाद आर्टिकल 216 जिसमें गठन का प्रावधान किया गया है। देखो ध्यान रखना, स्थापना का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना अलग होती है जब एस्टेब्लिश किया जा रहा है किसी चीज़ को बिल्कुल बेस से। फिर उसके बाद गठन का मतलब अलग होता है, गठन का मतलब यह है कि वो किस किस से मिलकर बनेगा। ठीक है, गठन किससे मिलकर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं की गई है। जैसे राष्ट्रपति, सही समझे, संख्या निश्चित कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 217 में नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता क्या होगी, किसी न्यायिक पद तक 10 वर्ष तक कार्य किया हो, न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक कार्य किया हो, भारत के नागरिक हो या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हो 10 वर्ष तक। फिर उसके बाद कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक, कितने समय तक काम करेंगे, समय अवधि नहीं दी गई है, केवल वर्ष दिए गए हैं कि 62 वर्ष की आयु तक आयु दी गई है। त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 217 में। फिर आर्टिकल 219 आता है, नियुक्ति मैंने आपको समझा दी, राष्ट्रपति करते हैं, कैसे करते हैं आपको बता दिया। आर्टिकल 219 में शपथ दी गई, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। फिर उसके बाद वेतन जब वो काम करेंगे, अपने पद पर रहेंगे, तो जिस राज्य में काम करेंगे उस राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन कहाँ से दी जाएगी, भारत की संचित निधि से। उसके बाद आता है आर्टिकल 222, स्थानांतरण के संबंध में प्रावधान करता है। स्थानांतरण कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। फिर उसके बाद कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। देन आता है आर्टिकल 231 जो प्रावधान करता है, संसद को अधिकार देता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझा न्यायालय आप स्थापित कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, केरल और लक्षद्वीप के लिए केरल न्यायालय,
ठीक है, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक, इसके बाद जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं पीडीएफ से। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, इसलिए मैंने नोट्स में भी लिखा है। लेकिन आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं रिवीजन के लिए तो आप उसको ही फॉलो करेंगे। संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारत में उच्च न्यायालय की गठन की प्रक्रिया 1862 ईस्वी में प्रारंभ हुई, लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1861 का। ठीक है, प्रारंभ की गई कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में सबसे पहले स्थापित किया गया, फिर 1866 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया। फिर न्यायालय की स्थापना मैंने आपको समझा दी, किसमें की गई है? आर्टिकल 214 में स्थापना दी गई है। फिर आर्टिकल 216 में नियुक्ति के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 216 गठन करता है प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति उनकी संख्या को निर्धारित करेंगे, राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं। अतः उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ठीक है, निश्चित नहीं की गई है, जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे राष्ट्रपति द्वारा घटाई बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पर ही आपको कंपैरेटिव पढ़ना है। उच्चतम न्यायालय की जो संख्या है वो निश्चित की गई है 33, और उसको घटाने बढ़ाने का काम किसका है? संसद का। फिर 217 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। भारत के नागरिकों, योग्यता क्या है? भारत के नागरिकों 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर किसी ज्यूडिकल, ठीक है, ऑफिसर रहे हो, या जो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक एडवोकेट रहे हो, अधिवक्ता का कार्य किया हो। नियुक्ति मैंने आपको समझा दी। राष्ट्रपति, ठीक है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। कार्यकाल मैंने आपको बताया 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। संसद द्वारा उनको महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग का क्राइटेरिया क्या होगा? महाभियोग के लिए जो आधार थे वो क्या होंगे? अक्षमता और कदाचार। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेम पैटर्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फिर शपथ 219 में दी गई है, जो कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। स्थानांतरण 222 में दिया गया है, जो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करेंगे सीजीआई की सलाह पर। फिर इसके बाद मैंने आर्टिकल 231 मैंने आपको पढ़ाया। 222 के बाद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और फिर 231 है साझा उच्च न्यायालय। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना है उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। जैसे उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ हमने एक सेपरेट चैप्टर में कंप्लीट करी थी, उसके साथ इसी वाले उच्च न्यायालय की भी शक्तियाँ हम एक अलग सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा, सब ज़्यादा चीज़ें एक साथ फिर क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगी। ठीक, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे आर्टिकल आपको सीरियल वाइज उसमें भी बता दूंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपको वो नोट डाउन करने हैं ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, ये वाला लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। नोट ज़रूर बनाने हैं। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।